हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन के बारे में, ठीक है। और डिसीजन लेंगे कि हमें म्यूचुअल फंड रिडीम करना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि लोग म्यूचुअल फंड लेते क्यों हैं और उनके क्या क्या फाइनेंशियल गोल्स होते हैं और किन कारणों की वजह से वो रोक देते हैं और किन कारणों की वजह से मतलब वो रिडीम करके वो हट जाते हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले कि म्यूचुअल फंड लोग, जस्ट अ मिनट, ओके, कि म्यूचुअल फंड के लिए उन म्यूचुअल फंड क्यों करते हैं, उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेंटर करते हैं फाइनेंशियल गोल्स, ओके। सो कोई भी इन्वेस्टर जिनका जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फाइनेंशियल गोल्स होता है उनका रिटायरमेंट, ठीक है, कि मैं कुछ टाइम बाद जॉब करने के बाद या फिर कुछ बिजनेस करने के बाद वो कुछ टाइम बाद वो रिटायर होना चाहते हैं, ठीक है। तो रिटायरमेंट के बाद उनको एक अच्छा खासा कॉर्पस चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, जो भी उनका रिस्क होता है, जो भी उनकी चाहत होती है, उसके मुताबिक वो अपना एक कॉर्पस तय करते हैं कि मुझे इतना फंड चाहिए, ठीक है। और उसके मुताबिक फिर वो SIP स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो SIP 5,000 10,000 15 20 30, जो भी उनका रिस्क होता है, जो भी हम ये कहेंगे कि जितना वो कर सकते हैं उसके हिसाब से वो SIP स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला उनका रिटायरमेंट का प्लान होता है, ठीक है। दूसरा आप देखोगे ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, आज जो भी म्यूचुअल फंड ले रहे हैं उनके कुछ अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स होते हैं जिसके मुताबिक वो म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे यंगस्टर्स हैं तो सबसे पहला उनका आएगा कि उनको शादी के लिए खर्चे करने हैं, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे कि मुझे मैरिज के लिए चाहिए पैसे, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि उनको घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है, कि शादी में और घर खरीदने में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। घर आप कहाँ पर ले रहे हो वो भी डिपेंड करता है, तो उसके मुताबिक आपको उतना बड़ा फंड चाहिए होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। बाद में आप देखोगे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, कुछ लग्जरीज होते हैं जो उनको चाहिए होता है, तो हम ये कहेंगे कि लग्जरीज भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है, कि वहाँ पर वो उसके हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करें, उसके हिसाब से लोग रिडीम करके वहाँ पे खर्चा करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आगे फ्यूचर के लिए लोग किड्स एजुकेशन, ठीक है। अब इसमें डिपेंड करता है कि वो कौन से लेवल के एजुकेशंस को वो लोग फंडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट हो गए, फिर मास्टर्स हो गए, PhD हो गए, अलग अलग लेवल्स के होते हैं हायर एजुकेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। इनका एक ये फाइनेंशियल गोल होता है, ठीक है, किड्स एजुकेशन। और इसके बाद आप देखोगे कि अगर उनके आगे फ्यूचर का अगर उनको कुछ प्लानिंग करना है तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है, ओके। और साथ ही साथ में आप देखोगे वो वेकेशंस के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है, वेकेशंस। तो ये सारे मेरे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं और इसके मुताबिक मैं एक SIP कैलकुलेट करके मंथ ऑन मंथ में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी ये पूरा पोर्टफोलियो प्लानिंग होता है कि इतने सारी चीज़ों के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ें कब कब चाहिए वो भी डिपेंड करता है। अभी रिटायरमेंट का तो एकदम एंड गोल होता है कि ये एकदम आखिरी में चाहिए होता है, ठीक है। अभी जैसे शादी की बात हो गई, ये 5 साल बाद 10 साल बाद उनको चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उनको घर कब खरीदना है, एट कौन से एज में खरीदना है, वो भी डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से उनको SIP तय करनी पड़ती है, ठीक है। लग्जरीज की बात हो गई, इसका थोड़ा सा अलग कॉर्पस उनको चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा और SIP ऐड होता है। वैकेशंस उनको कब कब चाहिए होता है वो भी डिपेंड करता है, और आगे एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रही है कंपाउंड होता रहता है, ठीक है, ये कंपाउंड होता रहता है। अभी यहाँ पर इतनी सारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं इनको नज़र में रखकर वो म्यूचुअल फंड्स स्टार्ट करते हैं कि मैं 10,000 20,000 30,000 में स्टार्ट करना चाहता हूँ, और उसके हिसाब से ये प्लानिंग करते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, ठीक है। अभी उनके सामने कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके वजह से वो म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं और रोक भी देते हैं, ठीक है। वो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर किसी को हम बोलेंगे तो वो फाइनेंशियल स्ट्रेस ही होता है, कि उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई हुई है, जैसे जॉब उनका चला गया हो, या फिर हम ये कहेंगे कि जैसे कोई अगर उनका बिजनेस है वो अगर रुक गया हो, ठीक है,
जो भी है, जैसे जो फाइनेंशियल स्टेटस वो ठीक नहीं है तो उसके मुताबिक आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड वो रोक देते हैं, ठीक है। और इसी के आगे आप देखोगे कुछ मेडिकल कंडीशन भी होती है, ठीक है, मेडिकल कंडीशन भी होती है जिसकी वजह से वो म्यूचुअल फंड को रोक देते हैं, या फिर उनका कुछ अलग ही प्लान होता है जो पर्सनल प्लान होता है और पर्सनल इश्यूज की वजह से वो यहाँ पर म्यूचुअल फंड को रोक देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपने रोक दिया, अभी इसमें तो डिसीजन टोटली उनका होता है, लेकिन इसके भी कुछ रास्ते होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ रास्ता निकाल के वो म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है और उसके हिसाब से वो म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू क्यों करना चाहिए और नहीं रोकना चाहिए, इसके आपको एक पीपीटी के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो मेडिकल्स होता है ये तो इंश्योरेंस में कवर हो जाता है, ठीक है, हालांकि कुछ लोगों का अलग ही मेडिकल कंडीशंस होता है तो उसके हिसाब से कई चीज़ देखोगे मेडिकल में कवर नहीं होती है, कुछ चीज़ें जिसमें आप देखोगे मेडिकल इंश्योरेंस बहुत महंगा पड़ जाता है, तो लोग सोचते हैं कि अगर मैं इतना मेडिकल इंश्योरेंस में मैं इतना प्रीमियम उनको दे रहा हूँ, मैं इतना पैसा उनको दे रहा हूँ, इससे अच्छा मैं इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे अच्छा पैसा मिल सकता है, ठीक है। तो कई लोगों का सोच वो भी रहता है, ठीक है। तो एक पहले मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल डेटा दिखाता हूँ, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको म्यूचुअल फंड कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, ओके, ऑलराइट। सो हमारा टॉपिक यही है, शुड यू स्टॉप और रिडीम योर एसआईपी। तो मेरे सामने कुछ डेटा है जो हिस्टोरिकल डेटा मैंने निकाला है और इसके हिसाब से हम तय करेंगे कि मुझे म्यूचुअल फंड कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे मैंने 5000 पर मंथ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा एक साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अराउंड 60,000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर जो पोर्टफोलियो मेरा बिल्टअप होगा वो होगा अराउंड 64,700, ठीक है। सो अगर 65,000 भी हो जाता तो आप देखते हो कि ये इतना मेरा गेन होगा और गेन का परसेंटेज 7 है। तो अगर वो 100% जो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है उसमें से गेन मेरा सिर्फ 7% ही है और 93% आप देखोगे वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, ऑलराइट, वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो पहले साल में मुझे कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। अब मैं अगर इसको 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करता हूं तो 3 साल तक अगर मैं 5-5 हज़ार भरता हूं तो मेरा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो होगा अराउंड 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 में आगे जो कंपाउंडिंग होगी उसमें मेरा पोर्टफोलियो बिल्ट होकर कितना हो जाएगा 2,25,000। तो आप देख सकते हो कि मेरा गेन कितना हुआ 45,000, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप देखो 3 साल में ही जो मेरा गेन अमाउंट था वो 10 टाइम्स हो गया और यहाँ पे जो गेन परसेंट है टोटल पोर्टफोलियो का वो देखिए 7% हो गया, मतलब 3 गुना हो गया अगर परसेंटेज के हिसाब से जाओ। पहले साल में 7% ही था, दूसरे साल में वो 20 हो गया, आई एम सॉरी, तीसरे साल में 20 हो गया, राइट। तो ये आपको सिर्फ 3 साल में बदलाव हुआ, 3 साल का कंपाउंडिंग है। अभी यहाँ पर अगर मैं इसी म्यूचुअल फंड को 5 साल तक कंटिन्यू करता हूँ तो देखिए मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा अराउंड 3 लाख, ठीक है, अराउंड 3 लाख मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है, जिसमें मेरा आप देखोगे पोर्टफोलियो बढ़ के 4,36,000 हो गया। तो 1,36,000 मेरा उसमें आप देखोगे मेरा गेन है और जो जिसकी वैल्यू है 30%। तो गेन परसेंट कितना हो गया मेरा 30% और प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी 70 है, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो अमाउंट है अभी भी ज़्यादा ही है, गेन परसेंटेज कम है, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मैं 7 ईयर्स तक कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट 4,20,000 है और पोर्टफोलियो हो गया 7,16,000, ठीक है। वहीं पर मेरा गेन कितना हो गया अप्रॉक्सीमेट 3 लाख के आसपास हो गया, ठीक है। और आप देखोगे गेन परसेंटेज 41% हो गया 41, और वहाँ पे पोर्टफोलियो का जो है प्रिंसिपल अमाउंट वो 59 हो गया। अभी जो चमत्कार होता है वो 10th ईयर में होता है, ठीक है। तो 10th ईयर में आप देखोगे कि जो कंपाउंडिंग, ठीक है, जो हम बोलेंगे कि कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है आप देखोगे यहाँ पर आपको सबसे बड़ा दिखेगा, जहाँ पे आपने 6 लाख इन्वेस्ट करके आपको 13,15,000 पूरा पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई है, जिसमें 7,15,000 सिर्फ आपका जो गेन परसेंटेज है वो है। तो यहाँ पर आप देखोगे गेन परसेंटेज 54% हो गया और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 46% हो गया। तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हो कि जो 15 ईयर्स के लिए अगर मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 5-5 हज़ार जो मैंने पे किया वो हो गया 9 लाख और पोर्टफोलियो की पूरी वैल्यू हो गई 30 लाख। तो उसका पूरा 3 गुना हो गया, पूरा प्रिंसिपल अमाउंट का ही 3 टाइम्स हो गया।
तो इसमें से आप देख सकते हो कि 21 लाख का मेरा गेन है, गेन परसेंटेज 70% है और प्रिंसिपल मेरा 30% है। अगर इसी को आगे मैं 25-30 तक अगर कंटिन्यू करता हूं तो आगे आपको यहां पे बड़ा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लेस देन 10% हो जाता है और यही जो गेन परसेंट है वो 90% के अबव चला जाता है। तो मतलब जो आपको एक साल में जो फिगर दिख रहा था, ये फिगर आपको 25 ईयर्स या 30 ईयर्स वाले में दिखेगा। तो ये जो ग्राफ है, ये जो आपको टेबल ये दिखाने का मकसद यही था कि आप कंपाउंडिंग के महत्व को समझिए, ठीक है, कि जो कंपाउंडिंग है वो धीरे धीरे कंसिस्टेंट अगर वो होता है तो धीरे धीरे आप देख सकते हो कि आगे कितना बड़ा बन जाता है, ठीक है। इसलिए ये होता है कि अगर मैं एसआईपी में शुरू कर रहा हूँ, जो भी मेरा अमाउंट है उसके हिसाब से अगर आप छोटे अमाउंट से भी कैलकुलेट करोगे, ये मैंने बहुत छोटा अमाउंट लिया है, यहाँ पर देखिए सिर्फ 5,000 रुपये लिया मैंने। 5,000 में आपको 15 ईयर्स में जो 9 लाख आपके पास बचती है, अगर आप उसको बचाओगे तो आपके पास 9 लाख बचेगी, लेकिन जब आप उसको इन्वेस्ट करोगे तो आपकी वही वैल्यू बढ़ के 30 लाख हो रही है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई है, ठीक है। तो इजीली आप देखोगे इसने इन्फ्लेशन को बीट किया, ऑलराइट, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे कि इक्विटीज़ में इनका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है, जिसमें लार्ज कैप मिड कैप सब रहते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ब्रीफली मैंने बताया था कि कौन सा जो एसेट है ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 ईयर्स में ये आपका 30 हो गया। अभी इसी को आगे अगर 20-25 ईयर्स में जाते हो तो आपका अमाउंट और भी ज़्यादा जाता है, ठीक है, और भी ज़्यादा जाता है। आप सोच सकते हो कि वो 30 का 50 भी पहुँचता है, ओके। सो ये है आपका कंपाउंडिंग, ठीक है। अभी ये फिगर देखने के बाद अगर आप डिसाइड करते हैं कि नहीं 1-2 साल मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट मेरे लिए बहुत है, मैं इसको रिडीम करके एग्जिट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इतना अमाउंट म्यूचुअल फंड में नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे आप बता सकते हो कि अगर आप उसको सिर्फ सेव करते हो 5,000 अपने सेविंग अकाउंट में या उसको एफडी में करते हो, एफडी आपको सालाना रिटर्न 7 से 7.5% देती है, वो सिर्फ जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको 8% तक देती है, ठीक है। वो भी आप देखोगे कि उसमें टीडीएस कट कर आता है और एट द एंड अगर वो इंटरेस्ट आपका 1 लाख के ऊपर है तो आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम में आता है और जिसमें आपको टैक्स स्लैब के मुताबिक उसमें टैक्सेशन होता है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है, ठीक है। तो एट द एंड जब आप उसको रिडीम करेंगे तो वो जो कैपिटल गेन्स होता है उसके मुताबिक इसमें आपको टैक्स लगता है, ठीक है, जो कि इनकम टैक्स जो रहता है उससे बहुत कम है, ठीक है। वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ठीक है इतना है, वो एक बोलेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि नेग्लिजिबल अमाउंट है, लेकिन एफडी के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बिकॉज एफडी आपका इन्फ्लेशन को कवर नहीं करता है, ये आपके इन्फ्लेशन को कवर करके वो आपको पूरा चीज़ दे रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ चाहे वो कोई भी एसेट हो जिसकी वैल्यू आज है, आज से 20 साल बाद वो वैल्यू नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और ये सारी चीज़ें इसमें हम कैलकुलेट करते हो, जो सीपीआई रहती है, डब्ल्यूपीआई रहता है, वो भी कैलकुलेट होता है कि अगर ये जो इन्फ्लेशन रेट है अगर इसी दर पे रहता है तो आगे जाके ये सेम कमोडिटी सेम चीज़ कितनी महंगी हो सकती है, ये हम सब जानते हैं। तो आई थिंक ये टेबल देखने के बाद आप डिसीजन बना सकते हो कि मुझे जो म्यूचुअल फंड है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको रिडीम नहीं करना चाहिए। आप एक ऑल्टरनेटिव वे निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो रही थी कि कुछ मेडिकल कवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, लेकिन कुछ मेडिकल कवर्स मैं समझ सकता हूँ कि कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है लेकिन फिर भी वो अमाउंट कवर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड को रोक देते हो तो आप ये देखिए कि जो अमाउंट आपको मिलने वाला वो हट जाता है, ठीक है। तो ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको पूरा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैंने दी है कि म्यूचुअल फंड को रिडीम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके सामने पूरा फिगर है, ऑलराइट। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।